आदिवासी मुद्दे पर कांग्रेस का अटैक, विधानसभा में सरकार भी सरप्राइज। कोरोना बाढ़ से हटकर कांग्रेस की रणनीति, पहले दिन कौन कितना आदिवासी का हितैषी। 9 अगस्त मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन। 9 अगस्त आदिवासी दिवस की धूम, लेकिन दोनों तस्वीरों में बहुत अंतर है। आदिवासी दिवस के दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आलम यह रहा कि दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने से पहले ही आदिवासी दिवस पर छुट्टी की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वैसे सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में दिखी। कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम आदिवासी वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे और गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। बाद में कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा किया। कांग्रेसी सदस्य गर्भगृह में पहुंच गए, फिर सभी गांधी प्रतिमा के सामने आकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। हमारे प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासी का आज भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्यौहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिन, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिन, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। वैसे कांग्रेस के इस आदिवासी कार्ड को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने भी सदन में बड़ा पलटवार किया। सीएम शिवराज ने सदन में आदिवासी दिवस पर बड़ी घोषणा की। अब बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ये ऐलान 15 नवंबर को जबलपुर में भी कर चुके हैं। घटिया सोच है। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश है। आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए, उसमें छुट्टी घोषित है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारी जनजातीय समाज की, हमारे ट्राइबल्स की, भारतीय जनता पार्टी से हितैषी और कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जितनी हितैषी और कोई पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। आगे ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाए तो कौन ने बनाया? इतने साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार है। मंत्रालय बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। सदन में बात इतने से ही नहीं बनी। सरकार के 3 आदिवासी चेहरे भी मोर्चा संभालते दिखे। आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार तो 50 सालों में रही, पर हमारे आदिवासी भाई बहनों को पट्टा क्यों नहीं दिए? क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। आज 3.5 लाख पट्टे हमारे जो वनवासी भाई जो जंगल की जमीन में जो काबिज थे, उनको हमारी सरकार ने देने का काम किया है और 2008 से चालू है और अभी तक हम 3.5 लाख पट्टे दे चुके हैं और अभी भी देने का काम लगातार चालू है। 40-50 साल तक हम लोग मांग करते रहे कि देश में अनुसूचित जनजाति विभाग का स्थापना होनी चाहिए, और 60 साल तक इन लोगों ने भारतवर्ष में ये विभाग की स्थापना नहीं की। आज ये विभाग की स्थापना अगर दिल्ली में मंत्रालय बना तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। ये पहला अवसर था कि जब किसी नेता प्रतिपक्ष ने, जिसमें हमारे अभी आपने कहा आदिवासी विधायक भी थे जो स्वर्गीय हो गए हमारे साथ, उनको श्रद्धांजलि भी जिस गरिमापूर्ण तरीके से देना चाहिए, ये नेता प्रतिपक्ष देने में नाकामयाब सिद्ध हुए। कांग्रेस का हंगामा सिर्फ सदन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सदन के बाहर भी SC/ST मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ। सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने हंगामा कर संकेत दे दिए कि इस बार सदन में वो आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे। कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है, इसके पीछे भी वोट की ही सियासत है। अगर आदिवासी वोट बैंक नहीं होते तो सरकार भी सरप्राइज नहीं होती और न ही उसे जनजातीय गौरव दिवस का ऐलान करना पड़ता। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का सरप्राइज।
तो क्या वाकई ये सरप्राइज़ था? उम्मीद की जा रही थी कि बाढ़, मध्य प्रदेश इस समय ख़ासतौर से उसका ग्वालियर चंबल रीजन जिस तरह से अभूतपूर्व बाढ़, और ख़ुद मुख्यमंत्री ने कहा कि संभवतः 70 सालों में ऐसा भयानक खौफनाक मंजर किसी ने नहीं देखा जो हम ग्वालियर चंबल में देख रहे हैं। तो प्रत्याशा या उम्मीद यही थी कि कांग्रेस का पहला मसला बाढ़ ही होगा और बाढ़ पर ध्यानाकर्षण या स्थगन के जरिए वो चर्चा कराने की मांग करेगी। लेकिन कांग्रेस कुछ और ही सोच कर आई थी और शायद ये बात बीजेपी ने सोची नहीं सोची, हालांकि बीजेपी ने जोरदार काउंटर करने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह का विश्व आदिवासी दिवस, ये बिल्कुल सही बात है कि सोमवार को विश्व आदिवासी दिवस रहा और कांग्रेस ने एक दिन पहले ही शायद इसकी रणनीति बना ली थी। यही वजह थी कि कमलनाथ मिलकर आए गवर्नर से मध्य प्रदेश के और उनसे मिलकर आदिवासियों के हित चिंतन के मुद्दों की उन्होंने बात की। और मध्य प्रदेश के गवर्नर खुद ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक सीनियर ट्राइबल लीडर के तौर पर गुजरात में उनके काम की काफ़ी चर्चा भी रही है। तो ये कांग्रेस की रणनीति थी। तो क्या हम ये मानें कि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में बदली हुई रणनीति के साथ काम करने की कोशिश कर रही है और क्या ये रणनीति कारगर भी होगी? और क्या हम ये मानें कि कांग्रेस ने एक बार फिर पलटकर कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ आने की कोशिश की है, ख़ासतौर से मध्य प्रदेश के महाकौशल और मालवा अंचल के कुछ रीजन्स में ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो क्या ये उसका एक हिस्सा माना जाए? कई सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कमलेश्वर पटेल जी हैं जो राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़े रहे हैं और उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों का मुद्दा, क्या ये एक सरप्राइज स्ट्रैटेजी हम माने? क्या बीजेपी भी इससे पहले चौंकी और फिर उसने माकूल जवाब देने की कोशिश की? किस तरह से देखते हैं आप इस मसले को और कितना ये कांग्रेस के लिए कारगर या कारगर नहीं साबित हो सकता है? सूरज जी, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं वो शायद अनुमान ठीक से लगा नहीं पाए कि जब इतना शोर हो रहा है विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी को लेकर। बहुत छोटा सा मसला है छुट्टी, बहुत बड़ा मसला नहीं था जिसको तूल देते कि लगातार गवर्नर से भी मिल रहे हैं और उसी दिन सत्र शुरू हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो सदन के बाहर विपक्षी दल की गतिविधि है उसका असर हाउस के अंदर भी पड़ता है। तो ये मूलतः अनुमान की बात है। और आदिवासी वोट बैंक तो कांग्रेस का जो है मूल वोटर तो वही रहा है, SC ST, जो जिस पर कांग्रेस हमेशा फोकस करती रही है। तो कांग्रेस यदि उससे फिर कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जैसा उसका 2018 का अनुभव हमने देखा, जब ST सीटों पर उसको थोड़ा सा बढ़त मिली तो वो सरकार में आ गई, तो अब उसको वो मेंटेन कैसे करेगी? तो लगातार मुझे लगता है कि वो मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक ग्राउंड तैयार किया है कि सरकार जो है या भाजपा जो है एक मैसेज देने की कोशिश की कि आदिवासियों के पक्षधर नहीं है। तो उसी रणनीति पर ये जो है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की उम्मीद शायद है कि ये जो है बारिश या बाढ़, मुझे लगता है कि वो अनुमान का ही एक बात है कि जो अनुमान वो लगा नहीं पाए ठीक से। जी आशीष जी, क्या कुछ चूक हुई अनुमान लगाने में? क्या ये कांग्रेस की जो रणनीति रही बीजेपी को चौंका गई? आप भी उम्मीद कर रहे थे कि बाढ़ पर ध्यानाकर्षण या स्थगन के जरिए चर्चा की मांग होगी, बाढ़ का मसला गूंजेगा, कोरोना भी उठ सकता है, महंगाई की बात भी है, तमाम विषय हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए और विषय जो था उसकी गूंज तो 1-2 दिन पहले से ही सुनाई दे रही थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस आदिवासियों को बरगलाने का काम पिछले कुछ समय से हमारे मध्य प्रदेश में कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है। बात आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने की है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से हमारे जनजाति समाज को जोड़ने का काम किया है, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें उनका वास्तविक हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सदैव प्रतिबद्ध रही हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले जो आदिवासी क्षेत्र है जिन्हें झाबुआ के नाम से हम जानते हैं, पहले कहा जाता था कि अगर किसी का ट्रांसफ़र कराना है तो झाबुआ करा दो, लेकिन आज उस वनवासी अंचल का विकास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा रही सदैव शुरू से
कि जो आदिवासी बेटा बेटी हैं उनको भी पढ़ने का अधिकार मिले, इसलिए लाखों की फीस उन आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटियों की मध्य प्रदेश की सरकार भर रही है। उन्हें विदेशों में पढ़ाने के लिए भी सरकार खर्च कर रही है। जहाँ तक बात है कि जो हमारे भारत के मूल निवासी हैं, जो हमारे भारत के जनजातीय समाज है, उसको जो उनके शहीद नायक थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, जिन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया, उन सब की स्मृति को भी गौरवमयी बनाने के लिए हमारी सरकार ने अमर शहीद टंट्या मामा के लिए, भीमा नायक जी के लिए, रानी दुर्गावती जी के लिए, भगवान बिरसा मुंडा के लिए उनके स्मारकों का न सिर्फ निर्माण कराया बल्कि उनकी जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर हमने ऐसे कार्यक्रम किए जिसके कारण जनजाति को अपने गौरव का स्मरण हो। हम ये चाहते हैं कि जो समाज है वो देश की मुख्यधारा से नहीं टूटे, लेकिन कुछ पाश्चात्य विचारधारा, कुछ मिशनरीज के लोग चाहते हैं कि जो भारतीय समाज है उसे जगह जगह जातियों में बांटा जाए, और हम उनकी इस कुचक्र को सफल नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 15 नवंबर के दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जहाँ तक बात आज के दिवस की है, तो आज भी सरकार ने ऐच्छिक अवकाश तो घोषित किया ही था। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर राजनीति करना चाहती है, लेकिन जनजाति समाज का वास्तविक विकास करने की कोई चिंता कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस को आज चाहिए था कि कई सारे दिवंगत नेताओं को, जिनको सदन में श्रद्धांजलि दी जानी थी, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भी बहुत नेता थे, अगर उनको विरोध भी करना था तो कम से कम उन दिवंगत आत्माओं को, उन महान शख्सियतों को याद करके वो अपना विरोध प्रकट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इस अवसर को भी राजनीति में तब्दील कर लिया, ये बहुत दुखदायी है। कमलेश्वर जी, जो बातें बीजेपी की तरफ से आशीष जी ने कही हैं, एक तो उनका उत्तर, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या छुट्टी ही आदिवासियों के प्रति एक गहरी निष्ठा का परिचायक है, बल्कि इस देश में लंबे समय से विषय यही चर्चा में है कि कार्यशील दिवसों की संख्या बढ़ाई जाए, छुट्टियां कम की जाएं। हम समझते हैं कि आप पर ही नहीं, बीजेपी पर भी इसका प्रेशर होता है। अलग अलग महापुरुष हैं इस देश में, जो जिनमें से कई स्वाभाविक रूप से जातियों से भी जुड़ जाते हैं जाने अनजाने में, तो ये दबाव आता है राजनीतिक दलों पर। लेकिन फिर भी क्या ये तरीका उचित है जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ी और जिस तरह से कांग्रेस ने छुट्टी का एक विषय बड़ी ताकत से उठाने की कोशिश की? बाकी बीजेपी के अन्य पहलुओं पर भी आपका उत्तर। जी जी। देखिए दुबे जी, शरद जी, हम सुन रहे थे जो सरकार के मंत्री हैं उनका वक्तव्य। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह जी को भी सुना, खाद्य मंत्री जो है, जो अभी दल बदल करके गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी सुना, और विजय शाह जी को भी सुना। और जिस तरह का वक्तव्य इनने जारी किया है बड़ा हास्यास्पद है। जो भारत आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज के लोग भी खुशी मनाना चाहते हैं, और आदिवासी समाज के लोग भी चाहते हैं कि उन बिरसा मुंडा जयंती भी मनाएं, रानी दुर्गावती जयंती भी मनाएं, और विश्व आदिवासी दिवस का भी उत्सव मनाएं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह का काम गिना रहे थे कि हमने विभाग का गठन कर दिया, पर ऐसा विभाग किस काम का कि जो अधिकार विहीन हो? हमने बहुत सारे मंत्री बना दिए इस वर्ग के, पर उन मंत्रियों के पास अगर अधिकार नहीं है वो किस काम के? आपने आदिवासियों को पट्टा देने की बात कर रहे थे। सच बात तो ये है कि वन भूमि में कांग्रेस की सरकार में जो जितने में बसा था उसको उतने का वनाधिकार का पट्टा देने का काम किया था स्वर्गीय इंदिरा जी ने, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी थे मुख्यमंत्री, और लगातार ये काम कांग्रेस सरकार जब तक रही ये काम चला। अभी तो ये 5 डिसमिल का पट्टा दे रहे हैं, 5 डिसमिल में क्या होता है? तो ये जो हमारे आदिवासी समाज है उनको समझना चाहिए, उनको ये तय करना चाहिए जो वो चाहते हैं वैसा होना चाहिए, ना कि जैसा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता तय करते हैं। उनको कहीं वनवासी बना देंगे तो कहीं कुछ कर देंगे। अरे जो आदिवासी समाज पसंद करता है, जो उनको अच्छा लगता है, आज नौकरियों में कोई भर्ती नहीं हो रही है। कांग्रेस सरकार, ये जो बिसाहू लाल सिंह जी हैं या जो भी आदिवासी मंत्री विधायक जो भी अभी हम इनका वक्तव्य सुन रहे थे, अगर वो आज मंत्री और विधायक सांसद के रूप में खड़े हैं, अगर जब हमारा संविधान बना था और ये कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने संविधान बनाया था, और अगर SC ST की सीटें आरक्षित की थी, आज जो विधायक और सांसद के रूप में बात कर रहे हैं,
नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, जिला पंचायत हो, जनपद हो, सरपंच हो, पार्षद से लेके सरपंच से लेके वो पंचायती राज और स्थानीय निकाय में भी जो इनको अधिकार मिला, जो चुन के जा रहे हैं, ये किसने दिया है? यहाँ तो हर जगह कटौती हो रही है, मिले हुए अधिकार से वंचित कर रहे हैं, पदोन्नति रुकी हुई है। किसकी सरकार में ऐसा हुआ? कांग्रेस सरकार ने तो हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को उठाने का काम किया, पिछड़े वर्ग को उठाने का काम किया। 27% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया था, उसको ध्वस्त कर दिया। इनके ही एडिशनल एडवोकेट जनरल एक तरफ कोर्ट में बयान देते हैं, सरकार को वक्तव्य देते हैं कि अभी 13% रोक दिया जाए, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कमलनाथ जी नहीं चाहते। अरे हमने तो गजट नोटिफिकेशन हमारी सरकार ने कर दिया था, सारी फॉर्मेलिटी कर दिया था। कोर्ट में जो लोग गए स्टे लगाने के लिए, जांच कराना चाहिए किस पार्टी से जुड़े हैं, कौन से दल के लोग हैं जो स्टे लगाया, और जो इतना बड़ा निर्णय हुआ था उस पर किसने रोक लगाया? 10% TWS को भी तो कांग्रेस सरकार ने दिया था, तो वहां तो इन्होंने उस पर कोई रोक नहीं लगाया। तो ये सबसे बड़ा विषय है कि आज चाहे SC ST OBC के जो बच्चे MPPSC हो या जो भी एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, अब उनको दायरे में फिक्स कर दिया कि जितना परसेंटेज है आपका, जितने परसेंट आरक्षण है, आप उतने परसेंट ही आप पात्रता रखेंगे, और अगर आप उससे ज्यादा परसेंटेज लाते हैं, जनरल में पहले कन्वर्ट हो जाते थे, सब रोक लगा दी। आज कितना बड़ा इनके साथ अन्याय हो रहा है। इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो SC का एक दिन होगा, ST का एक दिन इंटरव्यू होगा, OBC का एक दिन होगा, जनरल का एक दिन होगा, रोल नंबर के हिसाब से इंटरव्यू होना चाहिए। किसकी सरकार के टाइम ये सब चेंज हुआ? ये सारी चीजें, ये बड़ा चिंता का बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी अभी इस वर्ग में उस संभावनाओं को और मजबूती से देखने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल वोट्स बीजेपी की तरफ नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक चुनौती से साइमल्टेनियसली जूझ रहे हैं, और वो चुनौती है कि दोनों ही के पास, माफ़ कीजिएगा अगर मेरा शब्द किसी को ठेस पहुंचाए, तो आखिरी मुगल बचे हैं अब ट्राइबल लीडर्स के। मध्य प्रदेश में फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय हैं। अगर ये दोनों नेता, खूब लंबी पारी हो उनकी, बढ़िया ढंग से सुदीर्घ पारी खेलें, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उनके बाद कौन, ये प्रश्न बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए जयेश उत्पन्न हो जाता है झाबुआ में और चुनौती बनता है। इसीलिए एक समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उभरती है महाकौशल से, जिसे बीजेपी और कांग्रेस मिलकर बहुत चतुराई से, माफ़ कीजिएगा, ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन आपको अपनी लीडरशिप का विस्तार और मंत्रिमंडल सहित अब उनकी राजनीतिक हैसियत को बहुत समुचित तरीके से अपने अपने दलों में स्थान देना होगा। उस पर दोनों ही मौन हो जाते हैं। जी कांग्रेस की जो सरकारें रहीं तो उसके पीछे आदिवासियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। 2003 का जो विधानसभा चुनाव है, जो कांग्रेस के लिए हम मध्य प्रदेश की राजनीति में एक टर्निंग इलेक्शन कह सकते हैं, असेंबली इलेक्शन जो है टर्निंग पॉइंट था उसका। जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, तो जब आदिवासी क्षेत्रों के झाबुआ से चुनाव परिणाम जब प्राप्त हुए कि कांग्रेस लूज कर रही है जी, तो दिग्विजय सिंह जी ने हार मान ली थी कि ठीक है, उनको ऐसा भरोसा, अति विश्वास था उनको कि 2003 में भी उनकी सरकार वापस कांग्रेस की आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। जब भी आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस से छिटकता है तो कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने में बहुत मुश्किल होती है, कई वो बना भी नहीं पाती है। आप देखिए कि जो इस 2018 का चुनाव है ना, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वोट बैंक को भी रोका, जयेश को भी उन्होंने जो से नुकसान हो सकता था उसको भी रोका, क्योंकि हैं तो केवल 47 रिजर्व सीट, लेकिन इनका जो असर है आदिवासियों को लगभग 90 सीटों के आसपास जो है ये प्रभाव डालती हैं, तो बड़ा असर होता है। तो कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो जो है इस वोट बैंक को इतनी आसानी से छोड़ दे। आप देखेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी कोई आज से काम नहीं कर रही है आदिवासियों को इसमें। आदिवासी क्षेत्रों में मुझे याद है कि वो जो है हनुमान चालीसा का पाठ हुआ करता था, धर्मांतरण को रोकने के लिए तरह तरह की चीज़ें चला करती थी। अभी भी आप देखिए कुछ दिनों पहले एक मुद्दा आया था कि आदिवासी अपने जब जनसंख्या होगी, जनगणना होगी, तो आप हिंदू लिखेंगे, इसको लेके एक विवाद लगातार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी अपने से, भारतीय जनता पार्टी उसे आदिवासी को वापस लाना चाहती है कि वो हिंदू रहेगा तो शायद हम जो है मेजॉरिटी में भी दिखेंगे, लेकिन जो एक आदिवासी नेता है वो अपना जनजाति को लेके चल रहा है, और ये विवाद आज का नहीं है, काफ़ी सालों से। तो ये लगातार खींचतान इस आदिवासी वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दलों में चलती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये खींचतान थमने वाली भी नहीं है। आशीष जी, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है
कोई भी समाज हो, हम ये नहीं कहते कि जातिगत सोच की बात है, लेकिन आप जब समाजों की बात करते हैं और यह आपकी राजनीतिक बाध्यता भी होती है, बीजेपी की नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी की, तो ये भी एक बात है कि उनके आबादी के प्रतिनिधित्व के मान से उनका प्रतिनिधित्व भी उनकी राजनीतिक हैसियत के मुताबिक तमाम राजनीतिक व्यवस्थाओं में हो, वहाँ वो चीज़ उतनी ताकत से नज़र नहीं आती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या सिर्फ समाज के कमज़ोर वर्गों की राजनीति की ही बात सबसे ज़्यादा होगी, उनके हित चिंतन की जब बात होगी तो वहाँ वो चीज़ें पीछे चली जाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे यहाँ नेतृत्व के आगे बढ़ने की कसौटी उसकी जाति नहीं होती, बल्कि उसका संगठन के प्रति निष्ठा और उसका जनता की समस्याओं के प्रति या जनता से जुड़ाव होता है। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तब जनजाति बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड उन्होंने बनाने का काम किया। हम लगातार आदिवासियों के और समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के विकास की योजनाएं बना रहे हैं। जगह जगह छात्रावासों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि हमारे SC ST के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में जनजाति वर्ग के नेताओं का भी पर्याप्त स्थान है और वो समय समय पर विभिन्न स्थानों पर पार्टी और सरकार में नेतृत्व कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस जो ये बात कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ, एक दो उदाहरण मेरे पास है। मुझे पता है 1980 में जब अर्जुन सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता थे शिव भानु सिंह सोलंकी जी, जिन्हें तत्कालीन विधायक दल ने अपना नेता भी चुना था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जमुना देवी एक बहुत बड़ा नाम था, पर कांग्रेस ने कभी उन्हें मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं समझा। आज का जो आदिवासी योग के लेकर प्रदर्शन था कांग्रेस का, उसमें भी मुझे उमंग सिंघार जी दिखाई नहीं दिए। इसलिए कांग्रेस में जो आदिवासी नेता हैं उनकी कितनी उपेक्षा पार्टी में होती है। आज भी नेता प्रतिपक्ष का पद कमलनाथ जी के पास है, बाला बच्चन जी जैसे कई आदिवासी नेता सदन में मौजूद हैं, उन्हें भी चाहे तो कांग्रेस नवाज सकती है। लेकिन मैं तुलना नहीं करना चाहता, पर यह बताना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस हम पर आरोप लगा रही है तो अपने गिरेबान में जाके, हमने तो समाज के इस जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है, आगे भी करेंगे। और जो अमर शहीद रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनके नाम पर हमने कई सारे पुरस्कार भी प्रारंभ किए हैं और कई सारी योजनाएं भी प्रारंभ की है। हमारा मानना यही है कि जो बरसों से जंगलों में निवास कर रहा है, जो शिक्षा में और अन्य चीज़ों में पीछे है, उसे आगे बढ़ाया जाए, तभी वास्तव में भारत के असली स्वरूप के दर्शन होंगे। कमलेश्वर जी, क्या उमंग सिंघार जी किसी महत्वपूर्ण पद पर नजर आएंगे? अभी अपोजिशन में हैं आप, तो चलिए, अगर कमलनाथ जी PCC चीफ रखते हैं तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हो सकते हैं। हालांकि ये कलेक्टिव फैसला होगा पार्टी का विचार विमर्श के बाद, लेकिन दोनों ही पार्टियों को, बात सिर्फ आप ही की नहीं है, बीजेपी भी अगर ये बात कर रही है तो भाई उसको भी बताना पड़ेगा कि हमारी भी कथनी करनी में अंतर नहीं है। हमारे यहाँ भी महत्वपूर्ण पद देख लीजिए आप उठा के, संगठन से लेकर सत्ता तक महत्वपूर्ण जगहों पर आपको बराबर समुचित मात्रा में वंचित वर्ग के प्रतिनिधि मिलेंगे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। कांग्रेस कुछ दावा करे पहले, जब आपने आज पहले दिन विश्व आदिवासी दिवस पर विधानसभा के काफ़ी उनके हित चिंतन की बात करने का दावा किया है। जी जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासी वर्ग के नेताओं का सम्मान किया है और उनके लिए चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, हमेशा उनको राजनीतिक रूप से भी प्रमोट किया है। आदरणीय कांतिलाल भूरिया केंद्र सरकार में कई साल मंत्री रहे, PCC प्रेसिडेंट रहे। ऐसे बहुत सारे आदिवासी समाज के हमारे नेता हैं जो देश और प्रदेश में काफ़ी अहम भूमिका में रहे हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी हम बात कर रहे थे, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी तो शिक्षा का तो पूरा स्तर ही खत्म कर दिया, स्वास्थ्य का स्तर खत्म कर दिया। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हो रहा है? सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हो रहा है तो हमारा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। सारी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए कोई सुविधाएं नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए ठेका चल रहा है पूरा, जिला स्तर से लेके सब जगह भाजपा के नेताओं का पूरा बोलबाला है, वही लोग संचालित कर रहे हैं। और पूरा अभी कोविड में क्या रहा, तो सबसे ज़्यादा गरीब परेशान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसने लागू किया? सर्व शिक्षा अभियान किसने लागू किया? किसने स्वास्थ्य मिशन शुरुआत किया? तो कांग्रेस सरकार केंद्र में प्रदेश में जब भी रही है, इस वर्ग की हितैषी है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया। जन्म मृत्यु में इनको खाद्यान्न मिले, उसके लिए व्यवस्था हमारी कमलनाथ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस से ही शुरू किया था।
यहाँ तक कि भड़वा बर्तन तक की व्यवस्था की थी, क्योंकि बहुत सारे गरीब परिवार, आदिवासी परिवार ऐसे थे कि जो कोई कार्यक्रम नहीं कर पाते थे। बहुत सारी योजना, नौकरी में कोई भर्तियां हो रही हैं, आप ही बता दीजिए, कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सब आउटसोर्सिंग से हो रहा है। आज जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, कहीं भी आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। तो ये जो स्थिति पैदा कर दी है, अभी इनके मन से निकल गया कि हमारे यहाँ तो वो देखा जाता है, योग्यता देखी जाती है। इससे सीधे सीधे समझ में आ जाता है कि ये योग्य आरक्षण को ये नहीं मानते हैं। इन्हीं के मंत्री कई बयान कुछ देता है, कोई कुछ देता है बयान, कहीं उषा ठाकुर जी कुछ बोल देगी, तो कहीं जो पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हो तो खुद ही कहती है उनकी बेटी का पिछड़ा वर्ग से ही कोटे में सिलेक्शन हुआ, और मुख्यमंत्री जी कुछ और बोलते हैं तो इनके मंत्री कुछ और बोलते हैं। तो सच बात ये है, रही पार्टी संगठन में कोई किसी को जिम्मेदारी देने की, तो जब भी उचित समय आएगा तो जरूर कोई भी हो सकते हैं, आदिवासी समाज के जो भी हमारे प्रदेश के नेता हैं, जरूर हमारी पार्टी हमेशा आगे बढ़ाती है, पिछड़ा वर्ग को भी बढ़ाती है, एससी को भी बढ़ाती है, एसटी को भी बढ़ाती है और अधिकार भी देती है। इनके जैसा नहीं कि हम पद तो दे दिए, केंद्र में मंत्री तो बना दिए, पर किसी काम की नहीं। उनको कुल मिलाकर ऐसा जरूर नजर आता है कि ये पूरा मसला एक सियासी बहस में बदल जाता है जब भी आदिवासी या समाज के वंचित वर्ग की हम बात करते हैं, और बहस जरूर हो जाती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन दोनों ही पार्टियों से अगर ये पूछा जाए कि आपके यहाँ प्रतिनिधित्व कितना है और आपकी चिंता, पहले हम आपकी पार्टी में बात करते हैं, हम इससे बिल्कुल इनकार नहीं करते कि आदिवासियों की या अनुसूचित जाति जनजाति की दोनों ही पार्टियों को चिंता नहीं है, निश्चित तौर पर चिंता है, और गंभीर पहल दोनों पार्टियों की तरफ से हुई है जब भी वो सरकार में रही हैं या विपक्ष में रहकर इन वर्गों के हित चिंतन की बात है। लेकिन पहला नज़ारा तो हम यही देखना चाहते हैं कि आपके अपने दल में समाज के वंचित वर्ग की स्थिति क्या है, वो कितना रिफ्लेक्ट होता है, क्या वो नुमाइशी है, क्या वो सिर्फ एग्जीबिशन के लिए है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बहस को जो भी समाज के वंचित वर्ग का व्यक्ति आदिवासी सुन रहा होगा, वो ये भी जरूर सोच रहा होगा कि राजनीतिक दलों में, कांग्रेस और बीजेपी में उसकी हैसियत कितनी है, क्योंकि वहाँ उसकी हैसियत बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर ज़मीन पर उसकी हैसियत और अधिक बढ़ेगी। ये कांग्रेस को भी सोचना है, ये बीजेपी को भी सोचना है। बहुत धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद दिनेश जी, और धन्यवाद कमलेश्वर जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।